हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बीट्स के कुछ सेक्शन सेकंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला है मोर क्लोज टू द पोइट्स लाइफ। सेकंड इज एक्सप्रेसिव ऑफ हिज मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। थर्ड इज हिज इन्वॉल्वमेंट इन आयरिश नेशनल मूवमेंट। एंड द फोर्थ इज रिसेंटमेंट अगेंस्ट द डिसेबिलिटीज ऑफ द एज। अब बात करते हैं पैरिश ऑफ रिच वुमेन की, जिन्होंने इनको काफ़ी सपोर्ट किया। तो उसमें सबसे पहला नाम है मॉड गॉन का, जो कि इनकी बिलव्ड है। सेकंड इज लेडी ग्रेगी, जो कि इनकी पैट्रन और बेस्ट फ्रेंड थी। थर्ड नंबर है ओलिविया शेक्सपियर की। तो चलिए बात कर लेते हैं पोइट्री की। तो ये जो सेक्शन सेकंड है ये पोइट की पर्सनल लाइफ के ज़्यादा क्लोज है, और इसमें बताए गए हैं उसके आयरिश मूवमेंट के बारे में, जो पोइट ने अपने इन फ्यूचर में, यानी कि जो पहले जो उनके साथ हो चुका है और जो सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर चल रहा था, तो उस समय जिस तरह से पोइट ने अपने जो वहाँ पर जो जितने भी आयरिश मूवमेंट हुए उसमें किस तरह से उन्होंने काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट किया, और उनकी जो डिसेबिलिटीज़ थी एज की, यानी उस एज से काफ़ी डिसेबिलिटीज़ थी उनके लिए, और उनका इन्वॉल्वमेंट था आयरिश नेशनल मूवमेंट में, और उनकी जो पोइटिक डिज़ायर्स थी और उनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो इस सेक्शन में बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यू वर सिली लाइक अस। अब जो ऑर्डन है वो बता रहे हैं कि यू वर सिली लाइक अस, वो कह रहे हैं कि तुम भी हमारे समान मूर्ख थे, यानी उनके लिए कह रहे हैं डब्ल्यू बी ईट्स के लिए कि तुम भी हमारे समान मूर्ख थे। वो यहाँ पर उनको इमोर्टलाइज नहीं कर रहे हैं जैसा कि मोस्टली पर्सनल एलिजीज़ में किया जाता है, लेकिन ये एक इम्पर्सनल एलिजी है, इसीलिए यहाँ पर उनको कोई महान नहीं बताया जा रहा है और ना ही हाइपरबलिक लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति मर गया उसके लिए बड़ा चढ़ा कर बातें की जा रही हूँ, यहाँ पर उनके लिए सिंपली लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यू वर सिली लाइक अस, तुम भी हमारे समान मूर्ख थे, यानी तुम में भी वही कमज़ोरियाँ थी। मूर्ख का मतलब है कि तुम में भी वही कमज़ोरियाँ थी जो एक साधारण मनुष्य में होती हैं। योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, और तुम्हारा जो गिफ्ट है, गिफ्ट यानी काव्य, तुम्हारा जो उपहार है यानी तुम्हारा जो काव्य है, उसने सर्वाइव्ड यानी जीवित रखा, इट यानी तुम्हारे नाम को, तुम्हारे काव्य ने तुम्हारे नाम को जीवित रखा ऑल संपूर्ण रूप से। द पैरिश ऑफ रिच वुमेन। अब डब्ल्यू बी ईट्स की जो सफलताएं थी, जो सक्सेस थी, उसके पीछे कुछ उनकी जो लेडी, उनकी जो फ़ैन थी उनका हाथ था, यानी उनके जो एडमायरर्स थी, लेडी एडमायरर्स। वहाँ इसमें बताया गया है द पैरिश ऑफ रिच वुमेन, जो अमीर महिलाओं का समूह था। अब उन अमीर महिलाओं के समूह में तीन जो लेडी हैं वो आएंगी, उनका नाम है सबसे पहले मॉड गॉन, सेकंड है लेडी ग्रेगरी, और थर्ड नंबर पे है ओलिविया शेक्सपियर। तो सबसे पहले जो है मॉड गॉन, वो उनकी बिलव्ड है, यानी उनकी प्रेमिका है। सेकंड नंबर पे जो है लेडी ग्रेगरी, वो उनकी पैट्रन है, यानी उनकी संरक्षक थी वो, और उनकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। और साथ में लास्ट में है ओलिविया शेक्सपियर। तो ये तीनों थी, रिच वुमेन थी, पैरिश था यानी समूह। इन तीन महिलाओं के समूह ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया। तो इसीलिए पोइट कह रहा है कि द पैरिश ऑफ रिच वुमेन, की अमीर महिलाओं के समूह ने तुम्हें प्रोत्साहित किया। फिजिकल डिके, तुम्हारा भी शारीरिक विनाश हुआ, क्योंकि तुम एक सामान्य मनुष्य थे, इसलिए पोइट कह रहा है फिजिकल डिके, तुम्हारा भी शारीरिक विनाश हुआ। योर सेल्फ, और तुम्हारी भी मृत्यु हो गई। योर सेल्फ यानी तुम स्वयं मर गए, अर्थात तुम्हारी भी मृत्यु हो गई। मैड आयरलैंड हर्ट यू। पागल आयरलैंड के जो लोग थे, मैड आयरलैंड यानी पागल आयरलैंड के जो लोग थे, उन्होंने हर्ट यू, तुम्हें चोट पहुंचाई, यानी पागल आयरलैंड के लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई। इनटू पोइट्री, और तुम काव्य में बदल गए। यानी आयरलैंड की उस समय इतनी बुरी दशा थी जिसको देख कर कि कवि काफ़ी दुखी हुआ, और उसको जो लोग थे वहाँ के उन्होंने काफ़ी चोट पहुँचाई, कवि काव्य में बदल गया, अर्थात वह एक कवि बन गया। काव्य में बदलने से मतलब है कि वह एक कवि बन गया। नाउ आयरलैंड हैज़ हर मैडनेस एंड हर वेदर स्टिल। पोइट कह रहा है कि अब भी जो आयरलैंड है, हैज़ हर मैडनेस, वह अपने पागलपन को अब भी रखता है, एंड हर वेदर स्टिल, और उसका जो मौसम है ना, यानी वहाँ का मौसम, यानी वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का तरीका है, वह स्टिल यानी अब भी वैसा ही है। नाउ आयरलैंड हैज़ हर मैडनेस, अब जो आयरलैंड है वह अपने पागलपन को अब भी रखता है, एंड हर वेदर स्टिल, और उसका मौसम अब भी वैसा ही है। फॉर पोइट्री मैक्स नथिंग हैपन, क्योंकि काव्य से कुछ भी घटित नहीं होता है। काव्य से घटित होने का मतलब है दोस्तों, समझिए बात को, कि काव्य से कुछ घटित नहीं होता, अर्थात काव्य का इतिहास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं, अच्छा काव्य लिखने से कोई इतिहास बदल जाएगा, काव्य का इतिहास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये वाला स्टेंजा हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, पैरिश ऑफ रिच वुमेन, जो तीन लेडी का आपको नाम याद रखना है।
इसके बाद जो इसका जो स्टेंजा सेकंड है वो यहाँ से है, इट सर्वाइव्स इन द वैली ऑफ इट्स मेकिंग वेयर एग्जीक्यूटिव्स वुड नेवर वांट टू टेम्पर। अब पोइट कह रहा है कि इट सर्वाइव्स, और जो काव्य है ये जीवित रहता है। सर्वाइव्स यानी जीवित रहना, इट यानी यहाँ पर काव्य के लिए आ रहा है कि जो काव्य है वह जीवित रहता है इन द वैली यानी घाटी में। घाटी कौन सी होगी? ऑफ इट्स मेकिंग, मेकिंग यानी बनाने वाली घाटी, अर्थात हृदय की, जो हृदय में, इन द वैली ऑफ इट्स मेकिंग पूरा फ्रेजेस का मतलब है इन द हार्ट, ठीक है, हृदय में। जो काव्य है वह जीवित रहता है हृदय में, वेयर एग्जीक्यूटिव्स, जहाँ पर जो प्रशासक लोग हैं, एग्जीक्यूटिव्स यानी प्रशासक, जहाँ पर जो प्रशासक लोग हैं वो नेवर वांट टू टेम्पर, वह कभी भी हस्तक्षेप करना नहीं चाहेंगे। टेम्पर यानी इंटरप्शन, कि वह कभी भी हस्तक्षेप करना नहीं चाहेंगे। फ्लो ऑन साउथ, जो पोइट है वह कह रहा है कि जो फ्लोज यानी बहना, कि जो काव्य वह बहता है साउथ यानी बड़े जोश के साथ, बड़े जोश के साथ काव्य बहता है। फ्रॉम रेंचेज ऑफ आइसोलेशन यानी मानव जीवन के एकांत कोनों से, रेंचेज ऑफ आइसोलेशन यानी एकांत कोने, ठीक है, मानव जीवन के एकांत कोनों से काव्य बहता है। एंड द बिजी ग्रीफ्स, और अनंत दुख को बताता है, यानी काव्य कवि के अनंत दुख को बताता है। जब कवि एक काव्य लिखता है तो जो अनंत दुख होता है ना वो उसकी कविताओं में छलकता है। तो काव्य जो है वह बिजी ग्रीफ्स यानी अनंत दुख को बताता है। रो टाउन्स दैट वी बिलीव एंड डाई इन, पोइट कह रहा है कि रो टाउन यानी जो कस्बे हैं। अब कस्बे किस तरह के हैं? जो रो टाउन्स हैं यानी जो कस्बे हैं, कच्ची बस्तियों वाले, दैट वी बिलीव जिनमें हम विश्वास करते हैं, एंड डाई इन, और जो कवि है वो जो काव्य है वह उसमें भी बहता है। इट सर्वाइव्स, और यह जीवित रहता है, अ वे ऑफ हैपनिंग, वर्णन करने के तरीके से, अ माउथ एक अभिव्यक्ति से, यानी काव्य जीवित रहता है एक अभिव्यक्ति से। यानी काव्य कैसे आता है? अ वे ऑफ हैपनिंग, वर्णन करने के तरीके से, अ माउथ एक एक्सप्रेशन से आता है, ठीक है। तो दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो है कि वेयर डज पोइट्री एग्जिस्टेड, पोइट्री कहाँ रहती है? तो पोइट्री एग्जिस्टेड इन ह्यूमन हार्ट। अगर आपसे पूछ ले कि पोइट्री कहाँ रहती है तो इसका आंसर है ह्यूमन हार्ट। और पोइट्री कैसे आती है? तो बाई अ वे ऑफ हैपनिंग, या फिर अ माउथ, या एन एक्सप्रेशन, एक अभिव्यक्ति से आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये जो सेक्शन सेकंड है इसके दो ही स्टेंजा थे जो काफ़ी सिंपल है। तो फर्स्ट में आपको पैरिश ऑफ रिज्यूमन याद रखना है, और सेकंड में पोइट्री कहाँ पर रहती है और कैसे आती है पोइट्री। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं हम अपने सेक्शन थर्ड के साथ।